नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। अपने बीएससी सेकेंड ईयर की फिज़िक्स पढ़ रहे हैं और पांचवा अपनी आज क्लास है जो 5वीं यूनिट की है। ये अब तक अपने 4 क्लास इस यूनिट की देख चुके हैं। अपने कर्षणिका और कर्षणिका विकिरण के बारे में पढ़ रहे थे और उसके बाद हम लोगों ने जो क्रिचॉफ का नियम है उसे पढ़ लिया था। क्रिचॉफ के नियम के बारे में लास्ट क्लास में अपने कंप्लीट किया था। क्रिचॉफ के नियम में हमने लिखा था ई लेमडा अपॉन ए लेमडा जो है उसका अनुपात जो है वो किसके बराबर रहता है, ई लेमडा के बराबर रहता है। और ये अपने को क्या प्राप्त होता है, नियतांक प्राप्त होता है। तो लेमडा साथ में लिखा गया, तो ये तो आप कंफर्म मानो कि आपको परिभाषा या इसे लिखते समय स्पेक्ट्रमी या वर्णक्रमी नाम जो है वो जोड़ना है। दूसरा अपने एक उत्सर्जन क्षमता है और एक क्या है, अवशोषण क्षमता है। क्रिचॉफ का नियम कहता है अपने को कि अवशोषण क्षमता और ये जो उत्सर्जन क्षमता और अवशोषण क्षमता है, इन दोनों का अनुपात हमेशा क्या रहता है, नियतांक रहता है, जो किसके बराबर है, कर्षणिका की उत्सर्जन क्षमता के बराबर प्राप्त होता है। तो इससे आप लोग देख सकते हो कि जो अच्छे उत्सर्जक होते हैं या अवशोषक होते हैं वो क्या होते हैं, अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि अगर अपने एक छड़ लें जिसका एक भाग काला है और एक भाग क्या है, चमकीला है, उसे गर्म करके अगर अंधेरे कमरे में लेकर के जाएं तो जो काला पार्ट है वो चमकीले भाग की तुलना में अधिक चमकदार अपने को दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जो जितना अच्छा अवशोषक है उतना ही अच्छा क्या होता है, उत्सर्जक होता है। और दूसरा जो अपने एग्जाम्पल देख रहे थे, इसके अंदर अपने जो लास्ट बात कर रहे थे वो कर रहे थे एक कांच के बारे में। जो कांच एक तरफ से तो था लाल और दूसरी तरफ से था हरा। इसे अपने किया था गर्म और गर्म करके अपने ले गए थे इसे अंधेरे में। तो अंधेरे में लेकर के गए तो जो लाल भाग है आपको वो तो दिख रहा था हरा और जो हरा भाग है वो दिख रहा था आपको लाल। इसकी व्याख्या अपने आज करनी है कि ऐसा क्यों हो रहा था। तो क्रिचॉफ का नियम अपने को बताता है कि जो अच्छा अवशोषक है उसी का वो क्या होता है, अच्छा उत्सर्जक होता है। जैसे इस कांच की अगर अपनी बात करें तो इसका जो लाल भाग है वो अपने को लाल क्यों दिखाई दे रहा है, वो इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि हरा और जो लाल रंग है, हरा और लाल रंग होते हैं दोनों एक दूसरे के पूरक। इस प्रकार ये जो कांच है इसने क्या किया है, हरे रंग का अवशोषण किया है। हरे रंग का इसने क्या किया है, अधिक अवशोषण किया है। और इसने लाल रंग का क्या किया है, अवशोषण किया। सामान्य कंडीशन में ये अपने को लाल क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि हरे का तो इसने अवशोषण कर लिया और जो लाल भाग है उसका ये परावर्तन कर रहा है, जिससे कि अपने को ये कांच लाल रंग का दिखाई दे रहा है। बिल्कुल यही बात यहाँ पर भी लागू हो रही है। ये अपने को हरा क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसने जो लाल भाग है उसका अवशोषण कर लिया है और जो हरा भाग है, लाल भाग को अवशोषण कर चुका है और जो हरा भाग है उसे ये क्या कर रहा है, परावर्तित कर रहा है, जिससे ये लाल दिख रहा है और ये अपने को हरा दिख रहा है। अब अपने इसे किया गर्म और गर्म करके ले गए अंधेरे में। क्रिचॉफ का नियम यहाँ लगाते हैं कि जो अच्छा, जिसका अच्छा अवशोषक है उसी का वो अच्छा उत्सर्जक होता है। तो ये जो लाल कांच है इसने क्या कर रखा है, हरे का अवशोषण कर रखा है, तो ये उत्सर्जन भी क्या करेगा, हरे का उत्सर्जन करेगा। अगर ये हरे प्रकाश का उत्सर्जन करेगा तो जो लाल भाग है वो कैसा दिखेगा, अपने को हरा दिखेगा। यहाँ देखिए ये हरा भाग जो है ये हरा क्यों है, क्योंकि लाल का अवशोषण कर चुका है, हरे का उत्सर्जन कर रहा है ये, इसलिए अपने को ये क्या कर रहा है, परावर्तित होकर के हरा प्रकाश अपने को दिखाई दे रहा है। अब इसे जब आपने गर्म किया तो इसने जिसका अवशोषण किया था लाल का उसी को ये परावर्तित करेगा और अपने को ये पार्ट जो है कैसा दिखाई देगा, लाल रंग का दिखाई देगा। तो ये अपने पास में एक एग्जाम्पल। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि जो सूर्य होता है उसके अंदर जो फ्रॉनहोफर रेखाएँ आप लोगों को दिखाई देती है, फ्रॉनहोफर रेखाएं स्पेक्ट्रम के अंदर जो दिखाई देती है, काली और चमकीली रेखाएं जो आप लोगों ने पढ़ी है, काली रेखाओं की बात की जाती है फ्रॉनहोफर स्पेक्ट्रम में। तो जो फ्रॉनहोफर रेखाएं हैं उनकी व्याख्या भी अपने किसके द्वारा कर सकते हैं, उनकी व्याख्या भी अपने क्रिचॉफ के नियम की सहायता से कर सकते हैं। ठीक है, आज का जो अपना टॉपिक है, नया टॉपिक है स्टीफन, और या आप लोग बोल सकते हो स्टीफन वोल्टेज मान का नियम। ठीक है, E = सिग्मा T की पावर 4 अपने जिसे पढ़ते हैं। तो देखिए ये अपने को बताएगा कि किस तरीके से जो ताप है उसका प्रभाव पड़ेगा। अपना टॉपिक है स्टीफन का नियम, या अपने इसे बोलेंगे स्टीफन वोल्टेज मान का नियम, या तो अपने इसे कहते हैं स्टीफन का नियम, स्टीफन का नियम, या अपने इसे क्या बोलेंगे, अपने बोलेंगे स्टीफन वोल्टेज मान का नियम, स्टीफन
देखिए ये नियम शुरुआत में स्टीफन ने दिया था, फिर वोल्टेज मान ने क्या किया, इसमें थोड़ा परिवर्तन किया और बताया कि ये जो नियम है सिर्फ किस पर लागू होता है, कृष्णिका पर लागू होता है, इसलिए इस नियम का क्या नाम दे दिया गया, स्टीफन वोल्टेजमान नियम दे दिया गया। तो अब ये बन गया स्टीफन वोल्टेजमान का नियम। देखिए स्टीफन वोल्टेजमान का नियम जो है अपने को क्या बताएगा, स्टीफन वोल्टेजमान का नियम जो है वो अपने को बताता है कि पिंड के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरणों की मात्रा, किसी पिंड के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरणों की मात्रा, पिंड के परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या है, किरचॉफ का नियम है, ठीक है। किरचॉफ का नियम अपने को क्या बताता है कि किसी पिंड के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरणों की जो मात्रा है, यानी अपने किसकी बात कर रहे हैं, उत्सर्जित विकिरणों की मात्रा की बात कर रहे हैं, यानी कैपिटल ई जो है उसकी अपने बात करेंगे, और ये जो है किसके समानुपाती होता है, परम ताप के जो चतुर्थ घात है, यानी टी जो है टी की पावर 4 जो है उसके क्या होता है, ये समानुपाती होता है। तो अपने लिख सकते हैं कि यदि हमारे पास में कोई एक पिंड है और पिंड के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण जो है, अपने ये मान लेते हैं कि कोई एक पिंड है, उसके एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरणों की मात्रा या पिंड की उत्सर्जन क्षमता, आप लोग ये बोल सकते हो पिंड की उत्सर्जन क्षमता ई इक्वल होती है सिग्मा टी की पावर 4 की। तो उत्सर्जन क्षमता अगर कितनी है, ई है, और जो ताप है परम ताप पिंड का वो कितना है, कैपिटल टी है। तो जो स्टीफन का नियम है, स्टीफन का नियम देखिए क्या कहेगा, तो स्टीफन के नियम से, अभी सिर्फ स्टीफन का नियम है, वोल्टेज मान का आएगा, स्टीफन के नियम से ये ई किसके समानुपाती है, टी की पावर 4 के समानुपाती है। इसे लिख सकते हो ई इक्वल सिग्मा टी की पावर 4, क्या लिख सकते हो, ई इक्वल सिग्मा टी की पावर 4। ये हमारे पास में किसका नियम है, स्टीफन का नियम है। और सिग्मा जो है वो क्या है, सिग्मा स्टीफन नियतांक है। सिग्मा को अपने क्या कहते हैं, स्टीफन नियतांक कहते हैं। तो हमारे पास में जो सिग्मा है वो क्या है, स्टीफन नियतांक है। सिग्मा का अगर अपने को देखना हो कि मान कितना होता है, तो ये होता है 5.67 गुणा 10 की पावर 5। ये अपने पास में किसका मान है, सिग्मा का मान है। और अगर इसके मात्रक की बात की जाए तो इसका मात्रक अपने पास में होता है अर्ग प्रति सेंटीमीटर, अर्ग प्रति सेकंड होता है, अर्ग प्रति सेकंड, और अपॉन में अपने लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी पावर केल्विन की पावर 4, ठीक है। अर्ग प्रति सेकंड लिखेंगे और सेंटीमीटर स्क्वायर और साथ में लिखेंगे टी की पावर 4। ये हमारे पास में क्या है, इसका मात्रक है। आई बात समझ में। देखिए ये जो सारी बातें आपने लिखी हैं, ये मात्रक जो है आप लोग याद रखने की, रटने की जरूरत नहीं है, आप लोग निकाल करके देख सकते हो। जैसे देखिए आपको किसका मात्रक लिखना है, सिग्मा का लिखना है। तो सिग्मा किसके बराबर आया, ई अपॉन टी की पावर 4 के बराबर आया। किसके बराबर आया, सिग्मा ई अपॉन टी की पावर 4 के बराबर आया। तो ये नीचे वाला तो सीधा सीधा ही जाता है, जो केल्विन की पावर 4 हम लोगों ने लिख रखी है, ये तो आप लोग सीधा लिख सकते हो। दूसरा,
आप लोगों ने क्या बोला है, आप लोगों ने बोला है कि पिंड के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरणों की मात्रा, एकांक क्षेत्रफल की बात कर रहा है और क्षेत्रफल के लिए आप लोगों ने क्या लिख दिया है, सेंटीमीटर की स्क्वायर लिख दी है। और आपने आगे बोला है कि प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरणों की मात्रा, प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरणों की मात्रा की बात कर रहे हैं तो आप लोग इसे क्या लिखोगे, अर्घ प्रति सेकंड लिखोगे। विकिरण है, विकिरणों की मात्रा की बात कर रहा है यानी उष्मा की बात कर रहा है तो अपने जूल या अर्घ लिखते हैं। जो सामने सारी बातें लिखी गई है सेंटीमीटर में लिखी गई है, सेकंड में लिखी गई है, इसलिए इसे क्या लिख दिया, अर्घ पर सेकंड लिख दिया और सेंटीमीटर स्क्वायर और साथ में अपने क्या लिख दिया, केल्विन की पावर 4 लिख दिया। ठीक है, इसे आप लोग वाट पर मीटर स्क्वायर और केल्विन की पावर 4 के रूप में भी आप लोग इसे लिख सकते थे। ठीक है, अगर आप लोग इसे चाहो तो अर्घ पर सेकंड की जगह आप क्या काम में ले सकते हो, वाट को भी काम में ले सकते हो। ठीक है, अब आपने आगे बढ़ते हैं तो देखिए ये तो अपने पास में स्टीफन का नियम था और इसके बाद में अपने आ जाता है स्टीफन वोल्टेजमान का नियम। स्टीफन वोल्टेजमान का जो नियम है इसके अंदर देखिए नियम तो सेम यही रहता है, E = सिग्मा टी की पावर 4, जो स्टीफन का नियम है वही नियम तो ये वही है, E = सिग्मा टी की पावर 4 और सिग्मा जो है वो क्या है, स्टीफन नियतांक है। परंतु जो वोल्टेज मान है, वोल्टेज मान ने इसमें नई बात ये बताई कि ये जो नियम है ये केवल किसके लिए लागू होता है, ये नियम केवल आदर्श कृष्णिका के लिए लागू होता है। ठीक है, यानी जो वोल्टेज मान है, वोल्टेज मान ने नई बात क्या बताई, ये जो नियम है ये सभी के लिए लागू नहीं होता है, ये सिर्फ किसके लिए लागू होता है, ये केवल और केवल किसके लिए लागू होता है, आदर्श कृष्णिका के लिए लागू होता है। इसलिए अब ये जो नियम है इसको जाना जाता है स्टीफन वोल्टेज मान के नियम से। तो E = सिग्मा टी की पावर 4 तो स्टीफन का है इसमें, और जो साथ में लिखा गया है इसके, ये नियम सिर्फ किसके लिए लागू होता है, आदर्श कृष्णिका के लिए लागू होता है। ये किसने बताया, इसमें वोल्टेज मान ने बताया। तो अब अपने इसे बोलते हैं स्टीफन वोल्टेज मान का नियम। ठीक है, अब देखिए आगे, अगर अपने ये मान करके चले कि अपने पास में कोई एक पिंड है जो T0 के परिवेश में क्या है, स्थित है, तो जो परिवेश है वो उसका नियम अपने को बोलता है कि पिंड जो है अपने ताप के अनुसार विकिरण उत्सर्जित करेगा और परिवेश द्वारा अपने ताप के अनुसार जो विकिरण है उनको क्या करेगा, अवशोषित भी करेगा। तो पिंड से विकिरणों के रूप में प्रति सेकंड प्रति एकांक क्षेत्रफल जो नेट ऊर्जा आनी हो रही है वो कितनी होगी, वो होगी E = E1 का E2। कितनी होगी, E = E1 E2 होगी। और इसे क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो सिग्मा टी की पावर 4 माइनस सिग्मा T0 की पावर 4, यानी ये बन जाएगा सिग्मा टी की पावर 4 और T0 की पावर 4। ये किसका फॉर्मूला है, E का फॉर्मूला है। ठीक है, देखिए अपने क्या मान करके चल रहे हैं, अपने मान करके चल रहे हैं कि हमारे पास में जो पदार्थ है या जो कृष्णिका है उसका परम ताप कितना है, उसका परम ताप जो है वो T है। और ये कहाँ पर स्थित है, ये एक परिवेश में स्थित है। ये कहाँ स्थित है, एक परिवेश में स्थित है और उस परिवेश का परम ताप के अंदर जो मान है वो कितना है, T0 है। तो T ताप पर कोई एक कृष्णिका है जो कहाँ स्थित है, जो T0 के परिवेश में स्थित है। जो परिवेश आप लोग पढ़ कर के आए हो 11वीं क्लास में, परिवेश का जो ऊष्मा विनिमय का नियम है वो अपने को ये बताएगा कि पदार्थ जो है वो अपने ताप के अनुसार क्या करता है, अपने ताप के अनुसार विकिरणों को उत्सर्जित करता है। ठीक है, जो अपने पास में पदार्थ है वो क्या करेगा, वो अपने ताप के अनुसार विकिरण जो है उन्हें उत्सर्जित करेगा। ये आप सभी को पता है, जब आप लोगों ने विकिरण के बारे में पढ़ा था तो आपने यही पढ़ा था कि ये ऊष्मा संचरण की एक विधि है और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनसे हमेशा विकिरण जो है वो निकलती रहती है। तो ये पदार्थ जो है वो क्या करते रहते हैं, अपने ताप के अनुसार विकिरण जो है उन्हें उत्सर्जित करते रहेंगे और अपने ताप के ही अनुसार ये क्या करते हैं, जो परिवेश है उस परिवेश से निकलने वाली विकिरणों का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। ठीक है, यानी जो परिवेश के द्वारा विकिरणें उत्सर्जित की जा रही है उन विकिरणों का अपने ताप के अनुसार ही क्या करते हैं, ये अवशोषण करते हैं। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति सेकंड जो नेट ऊर्जा हानि हो रही है वो अपने किससे लिख दी, E से लिख दी और किसके बराबर है, E1 - E2 के बराबर है। तो पदार्थ के लिए तो अपने किसके बराबर है, सिग्मा टी की पावर 4 के बराबर है। यानी जो प्रति सेकंड विकिरणें उत्सर्जित हो रही है, प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाली विकिरणों का मान कितना है, सिग्मा टी की पावर 4 है। और जो परिवेश है उसके अंदर अपने अगर बात करें तो वो कितना लिख दिया, सिग्मा टी की पावर 4 लिख दिया और 0 के साथ में सिग्मा कॉमन आ गया तो E किसके बराबर है, सिग्मा टी की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4। ठीक है, ये E1 जो है ये क्या है, E1 पिंड द्वारा उत्सर्जित विकिरणों की मात्रा है और E2 जो है वो परिवेश द्वारा उत्सर्जित और कृष्णिका द्वारा अवशोषित विकिरणों की मात्रा है। ठीक है, अपने पास में जो E1 है, E1 और E2 क्या है,
तो E1 जो है ये अपने पास में है E1 बराबर पिंड द्वारा उत्सर्जित विकिरणों की मात्रा, ठीक है। और किसके बराबर है ये? E1 बराबर है सिग्मा T की पावर 4 के। ये जो आपने लिखा है ये प्रति एकांक क्षेत्रफल और प्रति सेकंड है, ठीक है। प्रति एकांक क्षेत्रफल और प्रति सेकंड अपने मान लिख रखा है। और E2 जो है, E2 किसके बराबर है? E2 जो है वो परिवेश के द्वारा उत्सर्जित और पिंड के द्वारा उत्सर्जित और पिंड के द्वारा अवशोषित विकिरणों की मात्रा है। ठीक है। E2 किसके बराबर है? E2 सिग्मा T0 की पावर 4 के बराबर है। ये भी किसके? प्रति एकांक क्षेत्रफल और प्रति सेकंड जो है मान अपने लिखा हुआ है। प्रति एकांक क्षेत्रफल और प्रति सेकंड जो अपने विकिरणें उत्सर्जित हो रही है उनका मान अपने लिखा गया है, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है, आगे बात करनी है कि यदि क्या हो, कृष्णिका का क्षेत्रफल A हो, कृष्णिका का क्षेत्रफल कितना हो? A हो, तो कृष्णिका के शीतलन की जो दर है वो कितनी आएगी? कृष्णिका के शीतलन की दर dQ/dt। कृष्णिका के शीतलन की दर किसके बराबर आएगी? वो अगर कृष्णिका का क्षेत्रफल A है वो आएगा dQ/dt A सिग्मा T की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4, ठीक है। ये अपने क्या है? कृष्णिका के शीतलन की दर है। और A जो है वो क्या है? कृष्णिका का क्षेत्रफल है। ये जो मान लिखा गया है ये किसके अंदर लिखा गया है? ये जूल पर सेकंड के अंदर लिखा गया है। जूल पर सेकंड के अंदर अपने ये मान जो है वो लिखा गया है। अगर आप लोग ये मान किसके अंदर लिखते? कैलोरी के अंदर लिखते, ये आता है dQ/dt और A सिग्मा T की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4 अपॉन J, और किसके रूप में आ जाता है? ये कैलोरी पर सेकंड के रूप में आ जाता, ठीक है। किसके रूप में आ जाता है? ये कैलोरी पर सेकंड के रूप में अपने मान जो है वो प्राप्त हो जाता। अब आगे अपने बात करते हैं कि हमारे पास में जो पिंड है वो क्या नहीं है। अगर कृष्णिका नहीं है तो पिंड जो है उसकी उत्सर्जकता होगी, और मान लेते हैं पिंड की उत्सर्जकता कितनी है? पिंड की उत्सर्जकता जो है वो ER है। पिंड की उत्सर्जकता कितनी है? ER, ठीक है। ये तो अपने लिखा गया है, किसके लिए लिखा गया है? ये तो अपने ये मान करके चल रहे हैं कि हमारे पास में पिंड जो है वो क्या है? एक कृष्णिका है। अगर अपने पास में पिंड जो है वो कृष्णिका नहीं होगा तो उसके लिए कितना आएगा? ये ER आएगा, ठीक है। कितना आएगा? ER आएगा। अगर पिंड कृष्णिका होता तो उसके लिए तो ये ER का मान 1 ही प्राप्त हो जाता, तो ये टर्म अपने पास में आती नहीं, ठीक है। उत्सर्जकता क्या होती है अपने पहले पढ़ चुके हैं। तो अगर पिंड कृष्णिका नहीं है तो उसके लिए उत्सर्जकता होगी, और उत्सर्जकता का मान अगर कितना हो? ER हो, तो उसमें जो शीतलन की दर है, ठीक है, उसमें जो शीतलन की दर आएगी वो देखिए कितनी आएगी। अब जो अपने पास में शीतलन की दर आएगी वो देखिए, अब हमारे पास में आएगी शीतलन की दर। अगर पिंड कृष्णिका नहीं है तो ये आएगा dQ/dt और ER मल्टीप्लाई के रूप में ER और सिग्मा T की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4। ये अपने पास में जो इक्वेशन आई है, इसी इक्वेशन को अपने किस नाम से जानते हैं? इसी इक्वेशन को अपने जानते हैं स्टीफन वोल्टेजमान के शीतलन नियम से। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है स्टीफन, ध्यान रखना ये अपने जूल पर सेकंड के लिए लिखा है, जूल पर सेकंड के लिए। लास्ट लाइन जो आप लोगों ने लिखी थी इसके अंदर कैलोरी पर सेकंड के लिए लिखा था, और जे का आपने क्या किया था? इसमें भाग लगाया था। इसे अपने क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है स्टीफन वोल्टेजमान का शीतलन का नियम। तो ये हमारे पास में क्या है? ये स्टीफन वोल्टेजमान का शीतलन का
नियम है। स्टीफन वोल्टज मान के शीतलन का नियम जो है अपने को बताता है dQ/dt बराबर ERA सिग्मा T⁴ माइनस T⁴ जूल पर सेकंड। इसे अपने स्टीफन वोल्टज मान के शीतलन के नियम से जानते हैं। ठीक है, तो ये स्टीफन वोल्टज मान का शीतलन का नियम आप लोगों को याद रखना है। कंप्लीट इक्वेशन आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। सीधा सीधा तो देखिए कि अगर आप लोगों को बोला जाता कि स्टीफन का नियम क्या होता है, तो स्टीफन के नियम के अंदर तो आप लोग लिखते E = सिग्मा T⁴, जो अपने को ये बताता है कि जो उत्सर्जन क्षमता जो अपने पास में उत्सर्जन क्षमता है वो किसके समानुपाती है, वो जो पिंड आपने ले रखा है उसके परम ताप की चतुर्थ घात के समानुपाती है। यानी E किसके समानुपाती है, T⁴ के समानुपाती हटाया, आपने क्या लगाया, सिग्मा लगाया, यानी आपने क्या लिख दिया था उसके लिए E = सिग्मा T⁴। फिर कौन आया, वोल्टेज मान आया, और वोल्टेज मान ने सिर्फ कितना चेंज किया, इतना चेंज किया कि ये नियम जो है वो सभी पिंडों के लिए लागू ना होकर के लिए सिर्फ किसके लिए लागू होता है, आदर्श कृष्णिका के लिए लागू होता है। तो इसे किस नाम से जाना गया, स्टीफन वोल्टज मान के नियम से जाना गया। अब आगे अपने क्या किया गया, किसी एक पिंड की या कृष्णिका की बात की गई है। पिंड जो लिया है वो कृष्णिका ही लिया है, और वो जो अपने पास में पिंड है उसे अपने क्या कर दिया है, T ताप पर वो पिंड है उसे अपने T0 ताप के परिवेश में रख दिया है। अगर आप उसे T0 ताप के परिवेश में रखते हो तो पदार्थ जो अपने ताप के अनुसार क्या करेगा, विकिरणों को उत्सर्जित करेगा, और पिंड जो है वो भी अपने ताप के अनुसार क्या करता है, विकिरणों को उत्सर्जित करता है। क्योंकि जो परिवेव है, परिवेव का जो नियम है वो अपने को ये बताता है कि प्रत्येक पदार्थ जो है वो अपने ताप के अनुसार उष्मा या जो विकिरण है उनका क्या करता है, उत्सर्जन करता है। तो यहाँ जो आपने पिंड ले रखा है, कृष्णिका ले रखा है, ये अपने ताप के अनुसार क्या करेगी, विकिरणें उत्सर्जित करेगी। इसी तरीके से जो परिवेश है, परिवेश भी क्या करता है, अपने ताप के अनुसार विकिरणों को उत्सर्जित करता है। परंतु यहाँ जो E2 लिखा गया है, ये E2 परिवेश के द्वारा उत्सर्जित के साथ साथ वो भी है जो पिंड के द्वारा अवशोषित की जा रही है। यानी E2 अपने किसके लिए लिखा है, पिंड के द्वारा उत्सर्जित, इसके परिवेश के द्वारा उत्सर्जित और पिंड के द्वारा उत्सर्जित विकिरण, अवशोषित विकिरणों की मात्रा। परिवेश उत्सर्जित कर रहा है और पिंड उसे अवशोषित कर रहा है, उन विकिरणों की मात्रा कितनी है, E2 है। तो ये किसके बराबर, सिग्मा T⁴ माइनस सिग्मा T⁴। तो सिग्मा T⁴ माइनस T⁴। ठीक है, शीतलन का नियम लगाया, dQ/dt किसके बराबर, A सिग्मा T⁴ माइनस T⁴। यहाँ A जो हम लोगों ने लिख रखा है, ये लिखा गया है यदि अपने पास में जो पदार्थ है उसका क्षेत्रफल कितना हो, A हो। क्योंकि पीछे तक अपने क्षेत्रफल को कितना मान करके चलिए, एकांक मान करके चलिए। एकांक अगर क्षेत्रफल होता तो यहाँ कुछ नहीं होता, परंतु अब अपने क्षेत्रफल कितना मान रखा है, यहाँ पर एकांक यानी A मान रखा है। ठीक है, एकांक की जगह कितना मान लिया है, A मान लिया। तो A से अपने क्या कर दिया, इसे मल्टीप्लाई कर दिया है। फिर इसके बाद में अपने जूल पर सेकंड में ये मान लिखा, फिर अपने कैलोरी के अंदर इसे चेंज किया तो क्या लिखा, जैसे इसे भाग दे करके अपने लिख दिया है। ठीक है, अपने आगे बढ़े। देखिए वो जो मात्रक वगैरह अगर आप लोगों को निकालना हो ना तो आप लोग यहाँ से मात्रक निकाल सकते हो। ठीक है, सिग्मा का जो आप लोग मात्रक निकालते हो, क्योंकि dQ/dt के ये मान बराबर है, तो dQ/dt आपके पास में क्या है, जैसे ये जूल या अर्ग के रूप में, और ये अपने पास में समय किसके रूप में, सेकंड के रूप में। तो ये अर्ग पर सेकंड बन गया। यहाँ क्षेत्रफल A है, भाग में लेकर के जाओगे तो क्या बनेगा, ये तो बन गया अर्ग पर सेकंड अपॉन क्या आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर, और साथ में इन दोनों में से कोई एक आएगा, प्लस माइनस लगने के बाद में आपको पता है विमा जो है सेम रहती है। तो ये रखो, केल्विन की पावर क्या है, 4 है। यानी इस तरफ तो आपका अर्ग पर सेकंड बना है, और यहाँ क्या बना हुआ है, यहाँ पर बना हुआ है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर और साथ में केल्विन 4। सेंटीमीटर स्क्वायर केल्विन 4 को आप लोग इसके नीचे ले जाओ तो मात्रक जो इसका बनता है वो अर्ग पर सेकंड तो इस साइड से बन जाता है, और उधर से क्या आ जाता है, सेंटीमीटर स्क्वायर और केल्विन की पावर 4 आ जाती है। ठीक है, पीछे जो आप लोगों ने लिखा था ना, जो आपने लिखा था अर्ग पर सेकंड और सेंटीमीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। ठीक है, बुक के अंदर अगर आप लोग देखोगे ना तो इसने प्रत्येक जगह पर लगा रखा है अर्ग पर सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर और साथ में केल्विन की पावर 4। ठीक है, पर जो 11वीं क्लास के अंदर आप लोग देखोगे जहाँ पर आपको रूल बताया गया है ऐसा ही पद्धति की, उसके अंदर आपको बताया गया कि हाइफन जो अपने काम में लेते हैं ना, मात्रक वगैरह लिखते हैं, इसमें एक बार काम में लेते हैं। तो आप लोग कुछ इस तरीके से इसे लिखना, अर्ग पर सेकंड और अपॉन में क्या लिखोगे, सेंटीमीटर स्क्वायर और केल्विन की पावर 4। तो ये अपना जो नियम है ये क्या कहलाता है, स्टीफन वोल्टज मान का नियम कहलाता है। देखो अगर आप लोग यहाँ ये मान करके चलो कि पिंड जो है वो क्या है, आदर्श कृष्णिका है। पिंड क्या है, आदर्श कृष्णिका है, तो ER की जगह कितना आएगा, 1 आएगा। फॉर्मूला कौन सा बन जाएगा, ये बन जाएगा। अगर आप लोग ये भी मान करके चलो कि आपका पदार्थ जो है उसका क्षेत्रफल एकांक है, तो सूत्र कौन सा बन जाएगा, ये बन जाएगा। यानी ये जो आपका नियम बनाना है ये शुरुआत का, ये बस अपने ये मान करके चल रहे हैं कि क्षेत्रफल एकांक की जगह A हो, उत्सर्जकता यानी आदर्श न होकर के ER हो, तो अपने ये सारे मान रख दिए और इसे अपने स्टीफन वोल्टज मान का नियम कहते हैं। अब देखिए आगे,
आप लोग ये भी तो जानते हो कि शीतलन की दर का एक फॉर्मूला और होता है जो आप लोग 11वीं क्लास में पढ़ करके आए हो। ये तो अपने स्टीफन वोल्ट्जमान का पढ़ा है। इससे पहले भी आप लोग एक शीतलन का नियम जानते हो, dq/dt जो है वो ms dθ/dt के बराबर होता है। ठीक है, S जो वहाँ पर विशिष्ट ऊष्मा है, यानी शीतलन की दर जो है, यदि आपके पास में कोई एक क्या है m द्रव्यमान का पिंड है, अपने पास में क्या है कोई m द्रव्यमान का पिंड है, और इस पिंड की विशिष्ट ऊष्मा अगर कितनी हो, पिंड की विशिष्ट ऊष्मा अगर स्मॉल s हो, तो इसके लिए भी तो आप लोग शीतलन का नियम पढ़ करके आए हो। आप लोगों ने पढ़ा था कि dq/dt किसके बराबर होता है, ms dθ/dt के बराबर होता है। ठीक है, यानी ये किसके बराबर होता है, dq/dt बराबर ms dθ/dt के बराबर होता है। तो आप लोग मान रख सकते हो किसका, आप लोग मान रख सकते हो dq/dt का। dq/dt का अगर आप लोग वो मान रखो, ये जो आपने लिख रखा है, तो ये बनता है ER, या फिर मैं इसे यही रखता हूँ ms dθ/dt। ठीक है, किसके बराबर है अभी, dθ/dt, ये अपना बराबर है ER a सिग्मा T⁴ माइनस T⁴, और ये बनता है dθ/dt किसके बराबर, ER a सिग्मा T⁴ माइनस T⁴, अपॉन में क्या आ जाएगा फिर, ms आ जाएगा। ठीक है, तो ER a सिग्मा T⁴ माइनस T⁴ अपॉन ms अपने साथ में आ जाता है। ठीक है, और अगर आप लोग इसे कैलोरी वगैरह के अंदर साथ में लिखना चाहते हो तो जे भी यहाँ पर अपने इसके साथ में आ जाएगा। ठीक है, ये जो सामने लिखा गया है ये अपने लिखा गया है डिग्री पर सेकंड के अंदर। अपने जो ताप में कमी की दर आ रही है, यानी जो शीतलन की दर अपने को प्राप्त हो रही है, या जो ताप में कमी आ रही है वो किसके अंदर आ रही है, ये फॉर्मूला लिखा गया है डिग्री पर सेकंड में। ये लोग आप लोग याद रखना ये बात कि ये जो किसके अंदर लिख रहे हैं, अपने डिग्री पर सेकंड के अंदर लिख रहे हैं। ठीक है, साथ में अगर आप लोग यहाँ क्या लगा देते हो, इसके जे लगा देते हो। तो ये कुछ एक बातें थी जिनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। और अब अपने नया जो टॉपिक है वो अपने है ऊष्मागतिकी से स्टीफन वोल्ट्जमान के नियम की व्युत्पत्ति। ठीक है, बड़ा टॉपिक है, कुछ एक बातें आज अपने पढ़ेंगे स्टीफन वोल्ट्जमान के नियम को व्युत्पन्न करने की, और बचाओ इसका जो पार्ट है वो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो ये शीतलन की दर का फॉर्मूला, ये ताप में कमी जो है वो कमी कितनी आ रही है, इसके लिए आप लोग ये फॉर्मूला याद रखो। ये मात्रक जरूर याद रखो, ये डिग्री पर सेकंड मात्रक आपको उसमें जरूरत पड़ेगी अगर यहाँ से कोई न्यूमेरिकल आप लोगों से पूछ लिया जाता है। ठीक है, अगर कोई न्यूमेरिकल आपसे पूछ लिया जाता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने जो फॉर्मूला लिखा था उसका मात्रक किस रूप में लिया गया था। ये जे जो है आप लोग फिर इसे यहाँ से लिखते हुए आओगे, यहाँ भी आप लोग इसे लिख सकते हो। ये मात्रक जो है फिर जूल पर सेकंड जो अपना बदल जाएगा। नया टॉपिक है अपना ऊष्मागतिकी से स्टीफन वोल्ट्जमान के नियम की व्युत्पत्ति। अगर अपने को स्टीफन वोल्ट्जमान का नियम व्युत्पन्न करना है तो कैसे करेंगे, स्टीफन वोल्ट्जमान के नियम की व्युत्पत्ति के लिए अपने ये मान करके चलते हैं। सबसे पहले अपने इसमें एक कार्नोट चक्र की कल्पना कर लेते हैं जिसमें कार्यकारी पदार्थ के रूप में क्या भरा गया है, जिसमें कार्यकारी पदार्थ के रूप में अपने विकिरण भरी गई है। ठीक है, अपने स्टीफन वोल्ट्जमान के नियम की व्युत्पत्ति अगर पूछे आपसे, अगर आपको बोले कि स्टीफन वोल्ट्जमान का जो नियम है इसे आपको क्या करना है, व्युत्पन्न करना है, तो व्युत्पन्न करते समय आप लोग क्या करोगे, एक कार्नोट चक्र की कल्पना करोगे। कुछ एक बातें बता रहा हूँ, बचा हुआ पार्ट अपने इसका कल ही करेंगे, कल ही व्युत्पन्न होगा ये। तो अपने एक कार्नोट चक्र की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। और कार्नोट चक्र जो है इसके अंदर अपने कार्यकारी पदार्थ के रूप में किसे भरते हैं, कार्यकारी पदार्थ के रूप में अपने यहाँ विकिरण को भरते हैं। किसे भरते हैं, विकिरणों को भरते हैं। ठीक है, और विकिरण जो है इनका भी अपने क्या किया जा सकता है, विकिरणों को भी गैसों की तरह अपने संपीड़ित और प्रसारित कर सकते हैं। अपने एक कक्ष ले लेते हैं और मान लेते हैं कक्ष T ताप पर विकिरणों से भरा हुआ है। कक्ष का जो ऊर्जा घनत्व है, अपने ये मान लेते हैं कि ये कक्ष जो है वो T ताप पर है, और कक्ष के अंदर जो विकिरणें भरी गई है उनका ऊर्जा घनत्व कितना है, ऊर्जा घनत्व स्मॉल
यू है, और जो दाब है वो कितना है, दाब जो है वो कैपिटल पी के बराबर है। तो ऊर्जा घनत्व स्मॉल यू ले लिया और दाब जो है वो कितना ले लिया, पी ले लिया। अब देखिए अगर वी आयतन हो, अगर कमरा जो है उसका आयतन कितना हो, वी हो, तो ऊर्जा घनत्व यानी एकांक आयतन के अंदर कितनी ऊर्जा है, स्मॉल यू है, और वी आयतन हो तो कैपिटल यू अपना किसके बराबर आएगा, स्मॉल यू इंटू वी के बराबर आएगा, वो अपना कैपिटल यू का मान आएगा। और स्मॉल पी जो यहाँ पर है इसका मान अपने स्मॉल यू बटा 3 के बराबर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद अपने क्या करना है, अपने कक्ष का ये ले लेना है कि अगर कक्ष का आयतन कितना हो, कैपिटल वी हो, कक्ष का आयतन कितना हो, कैपिटल वी हो, तो अपने पास में जो